में फिर आगे बात करने वाले हैं हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि हम टोटल 8 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति किसे कहते हैं। उधर आगे 8 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लें। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके हमारा फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन बोलता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति या राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ता थी, जिनमें से फ्रांस राजशाही को समाप्त कर दिया और नागरिकों को शक्ति दे दी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति वह है कि फ्रांसीसी क्रांति या राष्ट्र की प्रथम अभिव्यक्ति थी, मतलब अभिव्यक्ति थी इनके फ्रांस में राजाशाही को समाप्त कर दिया और नागरिकों को शक्ति दे दिया। मतलब वहाँ राजाशाहों का शासन चला करता था और उसके बाद वहाँ पे मूल अधिकार मिल गया। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो राष्ट्र का विचार कब हुआ, तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। सबसे पहला हुआ है कि राष्ट्र का पहला विचार 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया है। अब दूसरा में देखिए कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने विभिन्न उपयोग और प्रथाओं को शुरुआत की और फ्रांसीसी लोगों के बीच पेट्रोलियम और लिथियम नागरिकों और विचारों को पेश किया है। और उसके बाद आगे देखिए एक केंद्र प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून किया। मतलब वहाँ के जितने भी नागरिक थे उनके लिए, सभी के लिए एक सामान्य कानून बना। मतलब कि जो भी कानून लागू होगा वो सब पर होगा, एक पर नहीं होगा। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने विभिन्न उपयोग और प्रथाएं शुरू की जो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक यहाँ पे देख सकते हैं सामूहिक पहचान की भावना पैदा करती है। उसके बाद में नेपोलियन प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लागू किए, जिससे 1804 के नागरिकों अहिंसा नेपोलियन अहिंसा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे देखिए 1804 का नेपोलियन कोड किया था। तो नेपोलियन जो था वो एक कोड को रखा गया था, जो कि 1804 में रखा गया था। 1804 में कोड को रखा गया था। कौन सा कोड, तो वही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि VVI याद रखिएगा, VVI है, ठीक है, VVI है, इसको याद रखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नेपोलियन जो है 1804 में एक कोड को रखा गया, लेकिन कौन से कोड को रखा गया ये भी ध्यान से सुनिएगा कि नेपोलियन ने सन 1804 की नागरिकों को अहिंसा लागू करके क्रांतिकारियां सिद्ध का प्रवेश किया, जिसे नेपोलियन अहिंसा के नाम से जाना गया। मतलब कोड क्या था, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा था। और कोड कब रखा गया, तो 1804। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन उठ रहा है 1804, यानी कि ये दोनों VVI है, VVI, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1804 की नागरिकों अहिंसा की विशेषताएं क्या थी। तो 1804 की जो है नागरिकों का अहिंसा की विशेषताएं क्या क्या थी, तो विशेषताएं इनमें पूछ रहा है, तो हमको क्या बताना है, विशेषताएं। जरा गौर से सुनिएगा और आप भी पढ़िए मेरे साथ, आप भी पढ़िए। इन नागरिकों के अहिंसा ने जन्म पर आधारित सभी विशेष अधिकारियों को हटा दिया, कानूनी की सम्यक में समानता स्थापित की और समानता अधिकार सुरक्षित किया। और उसके बाद आगे देखेंगे इनमें से शांति अवस्थाओं को समाप्त कर दिया, किसानों को भूदास प्रथा और जागीरदारी करो मुक्त से दिया था, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, मतलब क्वेश्चन आपको समझना है। हम थोड़ा सा फास्ट में वीडियो क्वेश्चन को पढ़ना, ताकि वीडियो मेरा ज़्यादा बड़ा ना हो और मेरा पार्ट जल्दी खत्म हो जाए। 2 से और 4 वीडियो में ये पार्ट खत्म करना है। इन प्रश्नवाची प्रभावों को सरल बनाया, गिल्ड प्रणाली को हटा दिया, परिवहन और संचार प्रणाली में सुधार किया, मानकीकृत वर्जन और माप में सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा की शुरुआत किया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी कि यूरोप में जो था, यूरोप जो देश था उसमें राष्ट्रवाद का निर्माण कब किया गया था। तो देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में कई राष्ट्र राज्य नहीं थे,
मतलब 18वीं शताब्दी में जो था यूरोपीय देश, वहाँ पे कोई राष्ट्र राज्य नहीं था 1818 ईस्वी से पहले, शताब्दी से पहले। ठीक है। उसके बाद जर्मनी, इटली व स्विट्जरलैंड राज्य डचियों और कोटने विभाजित थे, जिनके शासकों के पास अपने स्वच्छ क्षेत्र एवं सामूहिक या साझी सांस्कृतिक साझा करने वाले के रूप में नहीं देखते थे। ठीक है, साझा मतलब नहीं देखते थे। विभाजित वर्ग एवं नया धर्म, विभाजित वर्ग और नया धर्म क्या क्या है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हार्ड तो नहीं, लेकिन आपको समझना होगा। क्वेश्चन आप जितना समझिएगा उतना आपको याद होगा, इसलिए ध्यान से सुनना है सिर्फ। अभिजात वर्ग एक छोटा सा सामूहिक था, लेकिन यह महाद्वीप में प्रसिद्ध वाली वर्ग था। उनके पास समाधि संपत्ति का स्वादिष्ट था। ठीक है। अब उसके बाद औद्योगिकीकरण की औद्योगिकियों, व्यापारियों, पेशावारों सहित श्रमिकों वर्ग के मध्यम वर्ग में आबादी नई सामाजिक समूह अस्तित्व थे। ठीक है। उसके बाद देखिए तबीयत भी थोड़ा सा खराब है। उदारवादी क्या है? तो 19वीं शताब्दी शुरुआत में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी के विचार से निकट से संबंधित थे। यानी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी की विचारधाराएं से निकट से संबंधित थे। ठीक है। नए धर्म के लिए उदारवादी का अर्थ यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी की समानता और फ्रांस में वोट देने और निर्वाचन होने के अधिकार विशेष रूप में व्यक्तिगत को दिया गया था, जिसके पास संपत्ति पुरुषों महिलाओं इस अधिकार से बाहर रखा गया था। अब उसके बाद आगे देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी बाजारों की स्वतंत्रता के लिए खड़ा था और वस्तुओं और पूंजी आवाजाही पर राज्य द्वारा लगाए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। 1834 ईस्वी में प्रायश्चित एवं सीमा शुल्क जोलरी का गठन किया गया और अधिकांश जर्मनों ने इसे स्वीकार कर लिया गया और इस संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्रा सांख्यिकी से 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। अब उसके बाद देखिए जोलवेरिन क्या है? जोलवेरिन का गठन प्रायशिया की पहली किया गया था और अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए। संघ ने टोक्यो बाधाओं को समाप्त कर दिया। मुद्रों की संख्या को 30 से घटाकर 2 कर दिया। पहले भी देखे थे वहाँ मुद्रों की संख्या जहाँ पर 30 रुपये था या 30 डॉलर था, जितना भी था उन हिसाब से अगर कीमत 30 था तो उस कीमत को 2 कर दिया गया। ठीक है। अब रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? तो एक जनजाति दर्शन जिनमें परंपरागत स्थित स्थानों को राजनीतिक रिझवों के महत्व पर जोर दिया और तत्व परिवर्तनों के बजाय कर्मिक विकास को प्राथमिक कर दी। अब उसके बाद आगे देखेंगे 1815 ईस्वी के बाद एक नई रूढ़िवादिता था। 1815 ईस्वी के बाद तो क्या क्या है? 1815 ईस्वी के बाद नेपोलियन की हार के यूरोपीय में सरकारी रूढ़िवाद भवन में प्रतिष्ठित थी। रूढ़िवाद ने स्थापित स्थानों को अतिरिक्त रिझवों के महत्व पर दिए और अतिरिक्त परिवर्तनों के बजाय कर्मिक विकसित में को प्राथमिकता दी। अब उसके बाद आगे देखेंगे ब्रिटेन, रूस, एशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने भूमिका रूप में नेपोलियन को हराया था। ठीक है, सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। सभी देशों ने मिलकर नेपोलियन को मतलब कि हराया था 1815 ईस्वी में। अब उसके बाद आगे देखेंगे विनियम। देखिए यही क्वेश्चन था कि विनियम क्या है। विनियम और 1815 विनियम संधि पर हस्ताक्षर किया। कांग्रेस में जावनी ऑस्ट्रिया चांसलर डाक्यू मैट्रिक्स ने की थी और उन्होंने 1815 में विनियम की थी। अब उसके बाद वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा पहला यूरोपीय राष्ट्रवाद का 8 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें तो वो हमारा कमेंट
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाके दूसरा वीडियो को देखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और एक ज़रूरी सूचना है कि क्लास 9 और 10 का जल्द ही, बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है वह अभी हम बताने का प्रयास करेंगे फॉर्म के साथ। तब तक के लिए गुड।